गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक सिंह इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता था, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी इसका आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी लोगों के पास ज्ञान को साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना है। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज की इस बैठक के मुख्य मुख्य अतिथि एवं वक्ता हैं डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा। डॉक्टर पांडा को होम्योपैथी के क्षेत्र में 35 वर्षों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वे राजकोट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं के रूप में कार्यरत हैं। इससे पूर्व वे पारुल यूनिवर्सिटी सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में प्राचार्य एवं प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे एक कुशल शिक्षाविद, शोधकर्ता एवं प्रशासक हैं तथा अनेक विश्वविद्यालयों के परीक्षक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल एवं नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के एसेसर तथा सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के निरीक्षक के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। उनके अनेक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित हो चुके हैं। अ, आइए हम सब मिलकर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। ओवर टू यू सर। धन्यवाद पंकज सर, आपका इंट्रोडक्शन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और हमारा आई इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी का सारे कार्यकर्ता और उसका जो कर्म जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं मेरे को इस सुযোগ प्रदान करने हेतु। मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है? यस सर। तो विशेष करके हमारा धनेश सर और साहनी सर और राम साया सर जो कि प्रतिदिन इसमें योगदान करते हैं, और मैं भी यहाँ जितना हो सके कि मैं इसमें ज्वाइन करके मेरा ज्ञान को मैं थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का जो विषय हम आलोचना करने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की परिप्रेक्ष्य में जो डिजीज है, तीव्र रोगों, उसका अगर हम प्रॉपर उपचार करेंगे तो हमारा सिस्टम का भी हम आगे बढ़ा सकेंगे और हमारा ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा। एक जो मीथ है कि माने जिसको कहते पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जो हम प्रिजुडाइज होते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन तीव्र रोग में जल्दी काम नहीं करता, वो झूठ है। क्योंकि इसमें होम्योपैथी फेल कभी नहीं होता, होम्योपैथ फेल होते हैं। अगर हम करेक्ट मेडिसिन सिलेक्शन नहीं करेंगे तब जाके होम्योपैथी फेल होगा। अदरवाइज हमारा सिस्टम बाकी कन्वेंशनल मेडिसिन जितना सिस्टम है उसका कंपैरिजन में ये जल्दी काम करेगा और इसका आउटकम भी जल्दी मिलेगा अगर प्रॉपर मेडिसिन प्रॉपर डोज हम देंगे। इसीलिए ये जो भ्रम है इससे हमको दूर रहना होगा। और ये आज का जो टॉपिक है, तीव्र रोगों के उपचार हेतु एक एकीकृत होम्योपैथिक दृष्टिकोण। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड अप्रोच मीन्स होलिस्टिक अप्रोच। आज की डेट में एनसीएच नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी सभी क्लास में मीन्स फर्स्ट बीएचएमएस, सेकेंड बीएचएमएस, हर जगह में ये अप्रोच को लागू किया गया है। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य जो फास्ट अफोरिज्म में एनिमल ने कहा कि रोगी को ठीक करना, तो रोगी को ठीक करना हमारा जो मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है। द फिजिशियन आई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज। हमको सीख को ठीक करना है, ना कि उसका कोई अंग ना कोई प्रत्यंग, उसको ठीक नहीं करना है। होलिस्टिक अप्रोच में मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे ये हेल्दी होना चाहिए, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डेफिनेशन है। अभी मैं मेरा स्लाइड का शेयर करना चाहूँगा और उसके साथ साथ मैं जो एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम इसका डील कर सकते हैं और इसका अच्छा से उसको
ट्रीट कर सकेंगे, बाकी सब सिस्टम का साथ लेकर, क्योंकि सभी सिस्टम का अपना एक लिमिटेशन होता है, स्कोप होता है। जो सिस्टम में जो स्कोप है उसको हमको अडॉप्ट कर लेना है, और जो सिस्टम में हमारा सिस्टम में जो लिमिटेशन है उसको समझते हुए हम दूसरा सिस्टम का लाभ लेते हुए आगे ट्रीटमेंट अगर करेंगे तो उसमें 100% हम सक्सेस रहेंगे, हमारा सिस्टम आगे बढ़ते जाएगा। तो हमको इसके लिए थोड़ा सा ब्रॉड होना पड़ेगा, अपना सिस्टम का लिमिटेशन को समझना पड़ेगा, तब जाके सही रहेगा। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच, जैसे मैंने कहा कि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच को ऐसे कह सकते हैं, होम्योपैथिक का, क्लिनिकल मेडिसिन का, लाइफस्टाइल का सुधार करने के लिए जो पदक्षेप लेना है उसका, और बाकी रह गया पब्लिक हेल्थ का भी हेल्प लेंगे, ताकि जो भी केस हमारे पास आए उसको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट करके वो ये रोगी को हम लाघव जल्दी से जल्दी करना है। जो सेकेंड अपरिजम में हनीमैन ने लिखा, सेकेंड अपरिजम में क्लियर कट हनीमैन ने लिखा कि जो क्योर का जो प्रोसीजर, जो प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आइडियल क्योर मस्ट बी रैपिड, जेंटिल, परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। रैपिड जल्दी होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, ये जो लिखा उसको भी हमको सिद्ध करना है। अभी एक्यूट डिजीज का जो मैनेजमेंट है उसमें कैसे मैनेजमेंट करेंगे, और ये जो विषय हम हाथ में लिए उसमें हमको हमारा आउटकम क्या रहेगा, उसमें हमको सीखने को क्या मिलेगा। तो मेरा ये स्लाइड दिख रहा है सिंह सर? सर इसको स्लाइड शो में फुल स्क्रीन कर लीजिए। हाँ अच्छा, जी। दिख रहा है ना? हाँ जी सर, दिख रहा है, बस इसको फुल स्क्रीन करना है सर। अभी फुल स्क्रीन किया, देखा देखा दिखा? नेक्स्ट करिए तो। एक मिनट, दिखा? नहीं सर, नहीं दिख रहा है, आप छोटा में ही चलेगा, छोटा में ही करके चलाइए, बड़ा में नहीं दिख रहा है। हाँ, तो ये इसलिए मैं, अभी दिखा? अभी दिख रहा है? दिख रहा है, स्लाइड नेक्स्ट करके देखिए सर, 3 4 करके देखिए। हाँ, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड दिखा? हाँ जी सर, ठीक है सर, सही। इसी में रहने दीजिएगा हाँ, जी। क्योंकि क्या उसमें ये हो जाएगा, मैं तो ऐसे पॉइंट लिया हूँ, अपन डिस्कशन जी करेंगे। तो ठीक है सर। एक्यूट डिजीज हमारा होम्योपैथिक और कन्वेंशनल मेडिसिन में उसका कॉन्सेप्ट का एस्पेक्ट में अलग अलग होता है। हम लोगों का जो होम्योपैथी का जो कंसेप्ट है ये डायनेमिक कंसेप्ट है, और कन्वेंशनल मेडिसिन का जो कंसेप्ट है वो मटेरियल कंसेप्ट है। तो हमारा कंसेप्ट में हम इंडिविजुअलाइजेशन का आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा क्लासिफिकेशन उनसे भी अलग है। होम्योपैथी का जो क्लासिफिकेशन है वो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है। क्लिनिकल साइन सिम्टम के आधार पे हम डिजीज को क्लासिफाई करते हैं। डायनामिक डिजीज को हम ट्रीटमेंट करते हैं। हमारा जहाँ डिजीज नेचुरल ओरिजिन का है, डायनेमिक में सीमित है, उसका हमारे पास स्कोप है। बाकी जो मटेरियल जो कंसेप्ट है, जैसे कॉज एक्सटर्नल हुआ तो उसमें हमारा थोड़ा लिमिटेशन है, उसमें हम दूसरा सिस्टम का हेल्प लेना पड़ेगा, सपोर्टिव सिस्टम का हेल्प लेना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा कि होम्योपैथिक का कंसेप्ट डायनामिक कंसेप्ट है। होम्योपैथिक का कंसेप्ट में जो कॉज है दैट इज जो बिगिनिंग है दैट इज नॉट परसेप्टेबल नहीं है। एक्यूट डिजीज का डेफिनेशन जो 72 और 73 और 102 अफोरिज्म में लिखा गया है, तो एक्यूट डिजीज जिसका बिगिनिंग सडन है, प्रोसेस रैपिड है, मेडिसिन दीजिए या ना दीजिए, आइदर रिकवरी होगा या तो डेथ हो जाएगा। इसका कॉज एक्साइटिंग कॉज है, अलग अलग एक्यूट डिजीज का अलग अलग एक्साइटिंग कॉज है, और उसका जो माइजमेटिक कॉज रहता है वो आपका लैटेंट सोरा रहता है। जब लैटेंट सोरा एक्साइटिंग कॉज के द्वारा इरिटेट होता है तो लैटेंट सोरा एक्सप्लोज होता है। एक्सप्लोज होने के कारण साइन सिम्टम जल्दी जल्दी आने लगता है। वो साइन सिम्टम का जब हम चित्र बनाएंगे, पोर्ट्रेट फॉर्म करेंगे, हम उसको एक्यूट डिजीज कहते हैं। तो यही चीज कन्वेंशनल मेडिसिन है, दे आर
उनका जो क्लासिफिकेशन है वो जो है नॉसोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, डिजीज अनुसार क्लासिफिकेशन है। वो लोग मैटेरिया पिकन जो होम्योपैथी में कहते हैं मैटेरियल कॉज का ऊपर बिलीव करते हैं, इसीलिए मैटेरियल कॉज मीन्स वायरस, बैक्टीरिया, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के आधार पे या तो ऑर्गन जो अफेक्टेड ऑर्गन का आधार पे वो डिजीज का नामकरण करते हैं और डिजीज का नामकरण करके उसी हिसाब से ट्रीटमेंट भी करते हैं। जैसे आपका मलेरिया पैरासाइट पाया गया तो मलेरिया कहते हैं एंटी मलेरियल ड्रग, क्लोरोक्विन, क्विनाइन, इस टाइप का वो लोग ये करते हैं। लेकिन हमारा हिसाब से ये जो डिजीज है, ये जो साइन सिम्टम है, ये इसका कॉज जो है जो इम्परसेप्टेबल है, वो कॉज को हम देख के उसका ट्रीटमेंट करते हैं, एलिमेंट्स को देख के ट्रीटमेंट करते हैं। उनका कॉज मटेरियल कॉज, हमारा कॉज डायनामिक कॉज। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में मैं इसमें बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि सब लोग पढ़े हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में क्लियर कट हैनीमैन ने डिवाइड किया एक्यूट डिजीज को इंडिविजुअल, स्पोराडिक, एपिडेमिक। इंडिविजुअल जो एक्यूट डिजीज है वो व्यक्ति विशेष को अफेक्ट करता है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम कहीं प्लेस ए से प्लेस बी को हम बाइक में जाएंगे, बाइक में जाते समय 4 लोग हम साथ में जा रहे हैं, ए प्लेस से बी प्लेस को। ए प्लेस से जब निकलेंगे, अगर बहुत धूप है, तेज धूप है, उसमें सब लोग धूप का एक्सपोजर होते हैं और धूप का एक्सपोजर होके हम चारों में से एक को सरदर्द होता है। तो जो एक को सरदर्द होता है वो व्यक्ति का ससेप्टिबिलिटी, वो व्यक्ति का एक्साइटिंग कॉज, उसका आधार पे उसका ट्रीटमेंट होता है। इसको कहते हैं इंडिविजुअल वेराइटी ऑफ एक्साइटिंग कॉज। एक्साइटिंग कॉज अकेला कोई भी एक्यूट डिजीज कर ही नहीं सकता होम्योपैथिक कॉन्सेप्ट के आधार पे। जैसे मैंने कहा, यहाँ एक्साइटिंग कॉज हीट ऑफ द सन, ये सूर्य का जो किरण है, जो उत्तप्त किरण है, उसका एक्सपोजर, और वो व्यक्ति का ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि 4 लोग जा रहे थे, सब लोग एक्सपोजर हो रहे थे, लेकिन ये जो व्यक्ति थोड़ा ससेप्टिबल, उसका झुकाव वो जो सूर्य के किरण के प्रति ज्यादा था, इसीलिए वो व्यक्ति को हेडेक हुआ, बाकी लोगों को नहीं हुआ सन हेडेक। तो इसीलिए व्यक्ति विशेष का ससेप्टिबिलिटी के आधार पर, रेजिस्टेंस के आधार पर ससेप्टिबिलिटी होम्योपैथिक में एक अहम भूमिका अदा करता है, जिसमें हम पोटेंसी सिलेक्शन करते हैं और इंटेंसिटी भी नापा जाता है। ये इसीलिए ये एक गुण और क्षमता जो हर एक व्यक्तियों में होता है, जिसके तहत हम कोई भी इंप्रेशन को रिसीव करते हैं और उसका अगेंस्ट में रिएक्शन करते हैं, उसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। यहाँ इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी, व्यक्ति विशेष का सब ससेप्टिबिलिटी रोल अदा किया, और वो जो व्यक्ति विशेष का ससेप्टिबिलिटी का रोल अदा किया, उसके कारण उसका लैटेंट सोरा, जो छुपा हुआ सोरा, जो डोरमेंट सोरा था, जो सोया हुआ सोरा था, वो एक्सप्लोज हुआ। वो सडन जब एक्सप्लोज हुआ, बाहर सिम्टम साइन इमीडिएट आने लगा, वो सिम्टम साइन को लेके जो चित्र बना, उसको हम एक्यूट डिजीज कहते हैं होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट के हिसाब पे। तो इसीलिए साइन सिम्टम एक्यूट डिजीज, होम्योपैथिक साइन सिम्टम एक्यूट डिजीज, एलोपैथिक उसका अलग है, क्योंकि हम पैथोजेनेटिक सिम्टम के आधार पे मेडिसिन देते हैं, वो पैथोग्नोमोनिक सिम्टम के आधार पे मेडिसिन देते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अगर एक पेशेंट है, उसका ये नॉर्थ वेस्ट विंड को वो एक्सपोजर हुआ, नॉर्थ विंड को एक्सपोजर हुआ और सडन उसको कोल्ड कोराइजा हो गया, तो उसमें इस आधार पे हम एकोनाइट दे सकते हैं। लेकिन ऐसे आधार पे कन्वेंशनल मेडिसिन में उनको वो मेडिसिन नहीं दे सकते। वो कैसे मेडिसिन देते हैं, उनका सिम्टम लेंगे, जैसे पोलियूरिया, पोलिडिप्सिया, पोलिफिजिया, ये तीनों को लेके ये जानते हैं इनको डायबिटीज हुआ, वो डायबिटीज को दे, उसको पैथोग्नोमोनिक सिम्टम कहते हैं। तो हमारा अप्रोच और कन्वेंशनल मेडिसिन का अप्रोच ये अलग अलग होता है। लेकिन जब कोई डिजीज हो तो हमारा लिमिटेशन को समझते हुए, उनका ये स्कोप को देखते हुए, खाली कन्वेंशनल मेडिसिन नहीं है, योगा, नेचुरोपैथी और फिजियोथेरेपी, ये सबका जो स्कोप को देखते हुए अगर एक साथ हमारा ये अप्रोच लेके, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो जल्दी जो रैपिड, जेंटल और परमानेंट क्योर वो हो सकेगा। इसीलिए हमारा उद्देश्य वो रहे कि हम ब्रॉड बने और जहाँ जितना आवश्यकता है, जैसे
हमारा एक्यूट डिजीज एक्सटर्नल कॉज से हो सकता है, इंटरनल कॉज से हो सकता है। एक्सटर्नल कॉज, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति आते आते फिसल गया स्कूटी से फिसल गया, उसका खरोच आ गया, उसको एब्रेजन कहते हैं। तो खरोच आ गया, ज़्यादा खरोच नहीं है, इसलिए माइल्ड खरोच हुआ, तो उसमें हमको दूसरा किसी का सहारा ना लेते हुए ओनली होम्योपैथिक अप्रोच हाइपेरिकम मेडिसिन देके इसको ठीक किया जा सकता है। अगर मॉडरेट होगा, इसके साथ साथ हम थोड़ा सा एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल कॉज है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन अब हम दे सकते हैं। एंटीसेप्टिक में जैसे खरोच आ गया, उसमें हमारा इचिनेसिया हो, उसमें हमारा कैलेंडुला हो, उसके साफ करके ऑइंटमेंट लगा के इंटरनल एब्रेजन का जो मेडिसिन है, क्योंकि सुपरफिशियल नर्व इंजरी हुआ है, उसमें हम उसको हाइपेरिकम दे के आगे बढ़ सकते हैं। ये इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। तो दूसरा क्या है कि मान लो किसी का प्रॉब्लम हुआ, वो प्रॉब्लम में थोड़ा सा वो गिर गया, उसका डिसलोकेशन हो गया, तो ये यहाँ हमारा लिमिटेशन है। हमारा लिमिटेशन होने के कारण हमको मैकेनिकल एड का हेल्प लेना होगा। सर ये इसको तुरंत कोई इमीडिएट रिफर करनी होगी और उसको लोकेट करेंगे। लोकेट कर ये मैकेनिकल एड के द्वारा ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको लोकेट करेगा। फिर इसके बाद हम अपना मेडिसिन सिम्पाइंड्रम हो, कैल्केरियाफस हो, और ये सब पेन किलर मेडिसिन दे के, हमारा जो पेन रिलीवर मेडिसिन दे के ठीक कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। जैसे सेम थिंग फीवर है, तो आगे हम इसका एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। तो हमारा ये जो ये स्टडी के बाद, ये डिस्कशन के बाद, हमको होम्योपैथिक का एक्यूट डिजीज किसको कहते हैं, मॉडर्न एक्यूट डिजीज किसको कहते हैं, मॉडर्न में एक्यूट डिजीज का डेफिनेशन क्या है, तो ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये इंटीग्रेटेड अप्रोच में कैसे डिजीज को मैनेजमेंट करेंगे, मीन्स योगा, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी जहाँ आवश्यकता है, इवन जहाँ आवश्यकता है हम एलोपैथी का भी ये लेंगे। जैसे मोस्ट अर्जेंट केसेस, इमरजेंसी केसेस, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि ये अंजाइना पेन, सीवियर अंजाइना पेन, उस समय हम वेट ना करके नाइट्रोग्लिसराइन देना पड़ेगा। नाइट्रोग्लिसराइन देने से पेन इमीडिएट, दैट इज लाइफ सेविंग मेडिसिन। तो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट दीजिए या तो स्प्रे करिए, तो इस पे करने से हम उसका जान बचा सकते हैं। इसके बाद हम अपना अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद रिकॉग्नाइज कहाँ हमको होम्योपैथी का इंटरवेंशन करना होगा, ये हमको जानकारी भी होना चाहिए। ये हमारा जुरिस्डिक्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे हमारा जुरिस्डिक्शन में हैनीमैन ने क्लियर कट लिखे 67 अफोरिज्म का फुटनोट में, मोस्ट अर्जेंट केसेस, पॉइजनिंग, ड्राउनिंग, शॉक, ये सब एक्सटर्नल कॉजेस है जो कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग में होता है। ऐसे केस में हम दूसरा सिस्टम का लाभ लेना पड़ेगा हम लोगों को। इसके बाद पेशेंट का इम्प्रूव जो होगा, एविडेंस, उसका एविडेंस हमको रखना पड़ेगा ताकि आगे जाके हमारा ये काम में आए। जो होम्योपैथिक में शॉर्टकमिंग है, हमारा एविडेंस बेस ऐसे नहीं, एविडेंस बेस कलेक्शन कमी है, और अगर है तो हम इसका जैसे टेक्स्ट बुक हो या हमारा कॉलेज में हम इस तरह का बुक नहीं है कि एक फीवर का केस आया, उसमें आप इंटीग्रेटेड अप्रोच में कैसे इसको डील करेंगे। ठीक है, अगर एक फीवर का केस में, फीवर आफ्टर वेटिंग इन रेन आया, शारीरिक दर्द है और हम जानते हैं रस्टक्स इसका मेडिसिन है, तो रस्टक्स दे के हम और जल्दी इसका क्योर को जल्दी करने के लिए, अगर हाई फीवर है तो हम कोल्ड स्पंजिंग करें। दूसरा क्या है कि एक्यूट डिजीज में हैनीमैन ने क्लियर कट कहा कि एक्यूट डिजीज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी पेशेंट चाहता है, ये पेशेंट का अपना वाइटल फोर्स का ये रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए जब पेशेंट जो चाहेगा, उसको ठंडा पानी चाहे, ये एयर चाहे, फैन चाहे, उड़ना चाहे, तो ये जो डिजायर है उसमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन करना नहीं है। दूसरा, एक्यूट डिजीज का एनाम्नेसिस या डायग्नोसिस इजी है।
होम्योपैथिक में हम इंडिविजुअलाइजेशन और एनालिसिस करते हैं, और एलोपैथिक में हम डायग्नोसिस करते हैं। तो ये दोनों केस में एक्यूट डिजीज थोड़ा इजी होता है, क्योंकि ये सेल्फ एविडेंस है। पेशेंट का डेविएशन, जो पेशेंट का जो वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट ये कुछ समय पहले हुआ है, उसका सब मेमोरी में ताज़ा ताज़ा रहता है। इसलिए ये आके तुरंत कहेगा कि सर सुबह में एकदम बढ़िया था, फिर थोड़ा सा ठंड में ये हुआ, अभी क्या है ये नोज एकदम टपक रहा है, मेरे को रुमाल में बार बार पोंछना पड़ता है, छींके बहुत आती है, और ओपन एयर में अच्छा लगता है। जैसे मैं कमरे में जाता हूँ मेरा ये छींके सर्दी नाक में ना बढ़ जाता है। तो ऐसे कहने से ये क्लियर कट जब बताता है तो हमारा दो मेडिसिन आता है, एक एलियम सेपा जो कि ओपन एयर में अम्लरेशन, आर्सेनिक ओपन एयर में अग्रावेशन, वो क्लोज रूम में अम्लरेशन, ओपन एयर में अग्रावेशन, तो इजी हो जाता है। तो एक्यूट डिजीज का केस टेकिंग भी सहज है। एक्यूट डिजीज का जब केस टेकिंग सहज है, एलिमेंट्स क्लियर है, तो उसी हिसाब से हम मेडिसिन देने में इजी होता है। ये सब एविडेंस हमको रख के ऐसे हमारा टेक्स्ट बुक में हम ऐड करें, ताकि कोई भी डिजीज का ठीक करने में बाकी सिस्टम का, बाकी जो उपचार पद्धति का हेल्प लेके उसका आउटकम जल्दी हो। इस तरह का हम लोग को रिसर्च करके हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमको बनाना चाहिए। नेक्स्ट हम जाए कि ये जो मैंने नेक्स्ट लाइन में लिया, ये जनरली जो एक्यूट डिजीज में जो हम फेस करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फेब्राइल जो फीवर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, तो ये जनरली हम फेस करते हैं। तो ये सब में कैसे होम्योपैथी का रोल कहाँ आता है, इंटरवेंशन कब करेंगे, बाकी कन्वेंशनल का इंटरवेंशन कब करेंगे, और बाकी जो न्यूट्रिशन हो या रिहाइड्रेशन हो, डिहाइड्रेशन केस में अगर ब्लीडिंग हो गया तो ट्रांसफ्यूजन हो, ये कब करना है, इंडिकेशन क्या है, ये सब जानकारियाँ हम लोग को देखना है। उसी हिसाब से हम अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जब हम डेफिनेशन में कहते हैं कि एक्यूट डिजीज में आइदर रिकवरी होता है और डेथ होता है, आप मेडिसिन चाहे दो चाहे ना दो। रिकवरी कैसे, मान लीजिए हमको सर्दी का सिंपल राइनाइटिस हुआ, कोल्ड कोराइजा हुआ, तो ये धीरे धीरे आप मेडिसिन दीजिए या ना दीजिए, 2-4 दिन के बाद ये ठीक हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, निमोनिया हो या ऐसे कुछ, उसमें डेथ भी हो सकता है। जब ठीक होता है तो उसमें मेडिसिन देने का आवश्यकता क्या है, ये क्वेश्चन है। तो मेडिसिन देने का आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये हमारा सफरिंग को मिनिमाइज करेगा, क्योंकि ये हमारा टिश्यू डैमेज, सेल डैमेज को मिनिमाइज करेगा और पेशेंट का रिलीफ जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए एक्यूट डिजीज का केस में हम तुरंत अगर इसका एनालाइज करके तुरंत अगर उसको रेमेडी दे देंगे ऑन द बेसिस ऑफ ये एक्यूट टोटालिटी, तो पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलेगा। ये सब इसका फायदा है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये हमारा ऑर्गेनल में एक्यूट डिजीज के बारे में मैंने जैसे कहा, डिजीज क्लासिफिकेशन 72 to 73 और 100 जो 100 to 102 ये एपिडेमिक डिजीज के बारे में कहा गया। मैं एक डिजीज का ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताया था कि इंडिविजुअल वेराइटी। अभी हम स्पोराडिक में आए, हनीमैन ने क्लियर कट लिखा, स्पोराडिक डिजीज मीन्स जो डिजीज एक कारण से कुछ लोगों को एक एरिया में होता है, दूसरा जगह में और कुछ लोगों को होता है, तीसरा जगह में और कुछ लोगों को होता है, हियर एंड देयर, सेम कॉज सिमिलर सफरिंग। ये इसका हम स्पोराडिक डिजीज को पहले पहचाने। अगर पहचाने तो मान लो अभी धूप का सीजन है, गर्मियों के कारण कुछ लोगों को प्लेस ए में वोमिटिंग, कुछ लोगों को प्लेस बी में डायरिया, कुछ लोगों को प्लेस सी में आपका गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो रहा है। तो इसमें क्या करना है, इसका एक्साइटिंग कॉज हमको जानकारी होना चाहिए कि दो प्रकार का एक्साइटिंग कॉज होता है। एक होता है टेलुरिक जो कि अर्थ से संबंधित, मिट्टी से संबंधित, मीन्स बाढ़ आ गया, वो एक जगह बाढ़ के कारण एक जगह में डायरिया, एक जगह में गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एक जगह में वोमिटिंग। तो उसका सिलेक्शन मेडिसिन कैसे करेंगे, ये क्लियर कट हनीमैन ने लिखे। ये जो एक टाइप का सफरिंग सबको होता है, सेम कॉज, तो
इट इज बिकॉज ऑफ, ये कारण है कि आइडेंटिकल ससेप्टिबिलिटी, ये सभी लोगों का, जितने लोग हैं इन लोगों का ससेप्टिबिलिटी में एक रूपता है। तो एक जैसे ससेप्टिबिलिटी होने के कारण सब लोगों का एक टाइप का सिम्टम होते हैं। तो इसीलिए वहाँ एक जो कीन ऑब्जर्वर रहते हैं, एक दो केस में वो अपना सिलेक्शन कर लेते हैं, लाइक जीनस एपिडेमिकस, उसको होम्योपैथिक स्पेसिफिक कहते हैं। जीनस एपिडेमिकस ये प्रिवेंटिव क्यूरेटिव आपका एपिडेमिक डिजीज केस में होता है। सेम थिंग तो यहाँ जो ये स्पोराडिक डिजीज का जो एक्साइटिंग कॉज हो गया, वो हो गया आपका टेलोरिक, जो कि आर्थ से संबंधित, मिट्टी से संबंधित, और एक होता है मेटोरिक, जो कि ये ऊपर हेवन से संबंधित। तो इसके कारण डिजीज हो तो उसको उस टाइप का ट्रीटमेंट हम करेंगे। एपिडेमिक डिजीज में आइए, एपिडेमिक डिजीज एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में होता है, सिमिलर सफरिंग, सेम कॉज। ये जैसे कॉलेरा एपिडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, हर जगह में नहीं होता, तो सिमिलर सफरिंग सेम होता है और कॉज भी सेम होता है। इसका हमको जानकारी होना चाहिए कि इसका एक्साइटिंग कॉज क्या और माइजमेटिक कॉज क्या है। इसका एक्साइटिंग कॉज एक्यूट मायाजम, सॉरी इनुंडेशन और कैलेमिटीज ऑफ वार का। इनुंडेशन मीन्स अगर बाढ़ आ गया तो एपिडेमिक फैलता है, अगर कहीं युद्ध हो गया, युद्ध छिड़ गया, इसके बाद एपिडेमिक, वहाँ हाइजीन फाइजीन डिस्टर्ब होता है, एपिडेमिक होता है। तो ये हो गया इसका एक्साइटिंग कॉज। ये एक्साइटिंग कॉज कभी भी कोई भी डिजीज, एक्यूट डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता अगर हमारा वाइटल फोर्स कमजोर ना हुए। तो इसीलिए इसका पीछे मायाजमेटिक कॉज रहता है, उसको एक्यूट मायाजम कहते हैं। एक्यूट मायाजम दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट मायाजम रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। जो रिकरिंग मायाजम है, वो जो मायाजम बार बार एपिडेमिक डिजीज करता है उसको रिकरिंग कहते हैं। जो एक बार होता है जीवन में उसको नॉन रिकरिंग, जिसको कहते हैं फिक्स्ड मायाजम। ये सारे जानकारियां हमको हुए तब क्या होगा, उसके हम जेनस एपिडेमिकस सिलेक्ट करेंगे। जिनको हो गया आज क्यूरेटिव मेडिसिन, जैसे मिजिल्स का जेल्सिमिमम, मॉर्बिलिनम, तो जेल्सिमिमम दिए और नहीं होने का, बाकी जो एरिया में नहीं हुआ, आज प्रोफाइलेक्टिव प्रिवेंटिव मेडिसिन हम मॉर्बिलिनम बांटे। जैसे स्वाइन फ्लू में आर्सेनिक प्रिवेंटिव के लिए बांटा गया था। तो ये जानकारी हुए तो अच्छा, इसके बाद ये हो गया होम्योपैथिक का स्कोप और इंटरवेंशन। बाकी एपिडेमिक में जो पब्लिक हेल्थ में जो डायरेक्शन दिया गया है उसको हम माना करें, क्लीन एंड क्लीननेस हो, एजुकेशन हो, हमारा सोसाइटी को हम एजुकेट करें कि इसमें ये प्रतिबंध है, इसका ऐसे यूज ना करें। तो हैंड वॉशिंग टेक्निक सिखाए सब लोग को, क्योंकि हैंड वॉशिंग टेक्निक से ये जो आपका वायरस बैक्टीरिया ये फैलते नहीं, और ये नीट एंड क्लीननेस है। ये सब जो है आप कम्युनिटी मेडिसिन में आपका हमारा जो पढ़ाया जाता है, इसमें लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, जो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन का फॉलो करें, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेने से ये जल्दी ठीक होगा, कम समय में ठीक होगा। इसके बाद हम आए नेक्स्ट, ये जो मैंने अभी कहा इंडिविजुअल एक्यूट केस में इंडिविजुअल व्यक्ति को इंडिविजुअल टोटलिटी फॉर्म करके इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी के आधार पर, क्योंकि एक्यूट डिजीज है, इसको तुरंत थोड़ा जल्दी रिपीट करना पड़ेगा। आप जैसे इंटेंसिटी है और उसमें अगर माइल्ड है तो ठीक हो जाएगा, मॉडरेट है तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट ले। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में पेन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, देन काउंसलिंग, एक्सरसाइज, ये सब आता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट में। जैसे किसी का मुहासी हो गया तो मुहासी होने से ये विटामिन डेफिशिएंसी है, विटामिन B12, तो उसको हम विटामिन के साथ दे सकते हैं। तो ये जैसे आयरन डेफिशिएंसी है, आपका आयरन डेफिशिएंसी है, ये आपका कॉर्नर ऑफ द माउथ, इसमें क्रैक्स है, आप मेडिसिन देने के साथ साथ आप ये आपका ये आयरन का सप्लीमेंट दे सकते हैं, फोलिक एसिड वगैरह दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं दिया जाए। तो अगर ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट ले और न्यूट्रिशनल में जिसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है तो उस टाइप का डाइट लेने के लिए एडवाइस करे, तो वो व्यक्ति को जल्दी वो जो क्योर का प्रोसीजर जो मेडिसिन में अगर 5 दिन में ठीक होगा तो इसमें और कम टाइम लगेगा, टिश्यू डैमेज कम होगा, एनर्जी लॉस कम होगा और ये अच्छा रहेगा। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसके बाद हम आए कि मॉडर्न मेडिकल जो पर्सपेक्टिव में
ये जो एक्यूट डिजीज जनरली आइदर इन्फेक्शियस हुए या एलर्जिक हुए या ट्रॉमेटिक हुए या इन्फ्लेमेटरी हुए। तो हम ये सारे जो डिजीज इसका अगर कैटेगराइज करें कि इन्फेक्शियस, जितना इन्फेक्शियस है आपका, बैक्टीरियल हो, वायरस हो, फंगस हो, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज जब होता है तो अकॉर्डिंग टू द मेटेरिया पिकन्स वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के हिसाब से एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल मेडिसिन और बॉडी वेट के हिसाब से, क्योंकि मटेरियल कॉन्सेप्ट का पर बिलीव करते हैं इसलिए ऐसे देते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि ये आउटकम है वाइटल फोर्स जब तक डिरेंज नहीं होगा, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट किसी भी व्यक्ति का अंदर डिजीज प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। अगर ऐसे होता, जो लोग आपका ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल में काम करते, डॉक्टर हो, नर्स हो, बेरा हो, जो लोग काम करते हैं तो वो सबको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, क्योंकि वाइटल फोर्स उनका स्ट्रांग है, इसीलिए नहीं हो रहा है। तो आपका जो ये बैक्टीरिया वायरसेस, इसलिए हैनीमैन इन लोगों को इनका नाम दिए मेटेरिया पेकेंस, मेटेरियल कॉज ऑफ द डिजीज, दे आर द आउटकम। तो अगर केस ये केस में आप वाइटल फोर्स को स्ट्रांग करें तो ऑटोमेटिकली ये दूर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल, वार्म इन्फेस्टेशन, हमारा सीना मेडिसिन है, हमारा सांटोनाइन मेडिसिन है, हमारा ट्यूक्रियम मेडिसिन है, ये जो मेडिसिन हम ग्रानाटम मेडिसिन है, ये जो मेडिसिन हम वार्म प्रॉब्लम के लिए देते हैं, ये क्या करते हैं, हमारा मेडिसिन कोई टॉक्सिक तो है ही नहीं इसमें, ये क्योंकि ये इमटेरियल है, ये क्या करता है कि ये जो वार्म से उन लोगों का ये ग्रोथ के लिए जो जो चीज आवश्यकता है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, तो वार्म मर जाते हैं। लेकिन उसमें हमको ये देखना है कि कहाँ पेन होता है और उसका टोटलिटी क्या है। जैसे हम जानते हैं, अगर जो बच्चा है वो बार बार नेवल रीजन को पेनफुल रीजन बता रहा है तो हम समझे इसमें आस्कारिस लुम्ब्रिकाइडिस का इन्फेक्शन है, तो इसीलिए हम स्पाइजी ले देते हैं। तो होम्योपैथ होने के नाते आज की डेट में, आज का परिप्रेक्ष्य में, आज का ट्रेंड में हमको परफेक्ट डायग्नोसिस मालूम होना चाहिए। और उसे इसमें फायदा क्या होगा, क्योंकि आज का जो रोगी है या आज का जो पब्लिक है वो चाहते हैं, प्रूफ चाहेंगे, और हमारा उनका राइट बनता है। इसीलिए ये आपका एनएबीएच में क्लियर कट ये कहा गया है, पेशेंट को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पहले उसका राइट के बारे में अवगत कराए। तो पेशेंट कहेगा कि सर आपका मेडिसिन लेने से मेरा बुखार तो कम हुआ, क्योंकि मेरे को चिल हीट स्वेट था तो बुखार तो कम हुआ, लेकिन ये बुखार जिसके कारण हो रहा था वो कारण है कि नहीं। तो अगर इसके साथ साथ हम जानकारी हमको है ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण हो रहा है, ये मलेरिया है, हम मेडिसिन चिनिनम सल्फ दिया, हमारा मेडिसिन दिया, और क्योंकि इंटरमीडिएट फीवर है, और देने के बाद अगर साथ साथ हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करके मलेरिया पैरासाइट, इधर बुखार ठीक हो रहा है, इधर मलेरिया पैरासाइट ब्लड में नीले आ रहे हैं, तो अगर ऐसे एविडेंस कर रखेंगे तो आज का साइंटिफिक जो बाकी सिस्टम हमको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन हमको ये जानकारी रहना चाहिए ना कि विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड में, जैसे टाइफाइड फीवर आया, टाइफाइड फीवर आपका साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ये एंटेरिक फीवर कहते हैं। टाइफाइड फीवर में हमारा अंतोड़ी में, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पैर पैचेस घाव हो जाता है, घाव होने के कारण हम मेडिसिन मान लो टाइफाइड का हमारा सिस्टमेटिक मेडिसिन भी बताया गया, ये बिगिनिंग ऑफ द टाइफाइड व्हेन डायरिया लाइक सिम्टम कम्स रस्ट्रक्सिस द मेडिसिन, देन डेलीरियम अगर होता है, आर्निका बैप्टिसा आता है, देन इफ द पेशेंट लाइज लाइक ए लॉग, अगर डिजीज का प्रोसेस बढ़ जाता है और लेदर लाइक टैंग म्यूरेटिक एसिड आता है, फिर इसके और आगे बढ़ जाता है, फिर मेडिसिन लाइकोपोडियम आता है। तो ये तो हम ट्रीटमेंट का सिस्टम है, फिर हम उसमें डाइटरी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब अंतोड़ी में हमारा ये होता है घाव हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे भाई लाइट डाइट लीजिए, लूज बने लिक्विड डाइट लीजिए, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होएगा तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण जो घाव है वो ज़्यादा बढ़ ना जाए। तो इसलिए ये सब सपोर्टिव जो ट्रीटमेंट है हमको करना पड़ेगा। ये ब्लैक स्टूल आ सकता है टाइफाइड फीवर में, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा होने से डाइजेस्ट होके मेलिना आएगा,
तो उसमें ब्लैक स्टूल के लिए हमारा मेडिसिन है आर्सेनिक, लेकिन हम ये तो आउटकम है, हम बाकी देखेंगे सिपिंग ऑफ वाटर है क्या, दूसरा क्या फियर ऑफ डेथ है क्या, और इसके बाद देखेंगे इसका अग्रावेशन एमुलरेशन कम हो रहा है तो और वीकनेस का स्थिति क्या, अगर उसको देख के हम मेडिसिन देंगे और ससेप्टिबिलिटी को जांच करते पोटेंसी देंगे, रिपीटेशन करेंगे, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये जैसे ट्रोमाटिक, जितना ट्रोमाटिक केस है अभी 4 भाग में जो डिवाइड किया गया है, बाकी जैसे एलर्जी है, एलर्जी सोरा भी हो सकता है, ट्यूबरकुलर भी हो सकता है। तो अगर इरिवर्सिबल माने स्ट्रक्चरल चेंज हो चुका है तो हमको ट्यूबरकुलर मेडिसिन, एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन का बारे में सोचना है। अगर स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, फंक्शन में चल रहा है एलर्जी, तो सोरी सोचना चाहिए। तो ट्रोमाटिक केस में हमारा लेवल हमको देखना पड़ेगा, लिमिटेशन देखना पड़ेगा कि एक केस आया, अगर सीवियर बर्न्स का केस है तो हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच में, हम एफएम फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि बर्न्स में रूल्स ऑफ 9 हमको जानकारी होना चाहिए, कितना परसेंटेज बर्न हुआ है। अगर बर्न का परसेंटेज जो है वो 90 से एबव है, और उसमें हम जानते हैं जो फोपले होते हैं जो तो उसमें क्या है एक्जुडेशन होता है और ये प्रोटीन ज़्यादा लॉस होता है, तो उसका ज़्यादा लेट ना करते हुए हम हॉस्पिटल को भेज दें। अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है, हम अपना सांस फूल रहा है, कार्बोवेज का रिस्क ना लेते हुए हम हॉस्पिटल भेज दें। अगर कोई केस आया कि उस केस में ट्रॉमा है, मेंटल ट्रॉमा भी हो सकता है, तो हम इमीडिएट डायग्नोसिस करके जो गोल्डन टाइम जो बोलते हैं 1 घंटे के अंदर वो पेशेंट को प्रॉपर जगह में रिफर कर दे, हम उसका लाइफ सेव कर सकेंगे। इसीलिए ये सब चीज़ को ध्यान में रखना हमको होगा। नेक्स्ट हम आए कि इंटीग्रेटेड अप्रोच हम क्यों करें, इंटीग्रेटेड अप्रोच करने से फायदा क्या है। इंटीग्रेटेड अप्रोच करना इसलिए हम करें ताकि रोगी जो है वो सेफ रहे। रोगी का मेडिसिन हम ऐसे नहीं कि मेडिसिन दे के उसका डिजीज को और कॉम्प्लिकेटेड कर दे। तो डॉक्टर बोलेंगे जो आप जहाँ रिफर करेंगे वो बोलेंगे आप टाइम पे लाए इसलिए हम बचा पाए। अगर टाइम पे रिफर नहीं करेंगे तो हम पेशेंट का सेफ्टी का ध्यान नहीं देंगे, ये नहीं होगा। दूसरा सपोर्टिव ट्रीटमेंट में मान लो एक पेशेंट आया जिसको सीपीआर का आवश्यकता है, ये हार्ट अटैक है, कोई साधन नहीं है, अगर हमको सीपीआर आएगा, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आएगा तब हम कर सकेंगे। तो अगर ऐसे मैं एक दिन निकल रहा था मार्केट, एक ठेला में पानी पूरी खा रहे थे, उसमें एक 55 साल का आदमी, वो क्या हुआ धड़ से गिर गया, सब चारों तरफ बहुत सारे पैसा उसका पॉकेट में पैसा बिखर गया। और जब गिर गया झाग आया, उसका यूरिन पास हो, मैं समझ गया इसको हार्ट अटैक है, तो तुरंत मैं बोला प्लीज सब लोग थोड़ा ये करिए। फिर मैंने सीपीआर किया, वो बच गया। इसके बाद हम हॉस्पिटल उसको 108 बुला के हॉस्पिटल भेजे। तो ये अगर इंटीग्रेटेड मेरे को वो सीपीआर करना नहीं आता तो हो सकता था उसका जान जा सकता था। तो ये अप्रोच हमको पेशेंट सेफ्टी फास्ट, आप कोई भी अप्रोच करिए, पेशेंट हमारा डॉक्टर का सबसे कोर जो पॉइंट है वो पेशेंट को ठीक से उसका जान बचाने के लिए जो भी अपनाना चाहिए अपनाए, चाहे अपना सिस्टम हो चाहे कोई भी सिस्टम हो। हाँ, उसका एडवर्स रिपोर्ट ना है, जैसे एडवर्स नहीं होना चाहिए। कोई जिसका कॉज इंटरनल है, जैसे वन साइडेड डिजीज है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ना करे क्योंकि सप्रेशन होगा, वो भी जानकारी होना चाहिए। लेकिन जो एक्सटर्नल कॉज के द्वारा हुआ है उसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन और ये मैकेनिकल एड ले सकते हैं। और जितना जल्दी डायग्नोसिस हम कर सकेंगे वो पेशेंट का उतना फायदा होता है। तो डायग्नोसिस का नॉलेज हमको होना चाहिए, इसीलिए वाइटल साइन देखना जरूरी है। वाइटल साइन में क्या, हमारा पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, देन टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, सब देखना चाहिए। हाई टेम्परेचर है, हम उसको ध्यान ना देते हुए हम ट्रीटमेंट करें तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक हो जाए। तो इसलिए इमीडिएट डायग्नोसिस का नॉलेज हमको होना चाहिए। सभी होम्योपैथ को प्री क्लिनिकल नॉलेज, क्लिनिकल नॉलेज, पैरा क्लिनिकल नॉलेज अगर थॉरोली हुए तो वो पेशेंट सेफ्टी हो सकता है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन का भी हम लाभ ले।
हमको बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन का आवश्यकता क्या है, हम तो साइन सिम्टम लेते हैं। ठीक है, हम साइन सिम्टम लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हमको बताता है ये पोजीशन क्या है, प्रोग्नोसिस के बारे में जानकारी होता है। तो इसलिए हम इन्वेस्टिगेशन जहां आवश्यकता है इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि उसका परिस्थिति समझ में आए। सीबीसी करें, हम उडाल टेस्ट करें, अगर ठीक नहीं हो रहा है फिर नहीं तो हम मलेरिया पैरासाइट टेस्ट करें, हम सी रिएक्टिव प्रोटीन का ये करें, आरएच फैक्टर करें, तो उसमें हमको पता चल जाएगा ये डिजीज क्या है, और उसमें डायग्नोसिस में भी हेल्प करें। और इसके बाद हमारा ट्रीटमेंट ठीक है, हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करें, क्योंकि रिमाटिक आर्थराइटिस और जो कोलाजन डिजॉर्डर में दूसरा सिस्टम का कोई मेडिसिन नहीं है, हमारा होम्योपैथिक का बहुत बढ़िया मेडिसिन है, तो हम उसको दें। लेकिन साथ साथ ये इन्वेस्टिगेशन करके इसका रिपोर्ट रखें कि ये देने से ये परिवर्तन हो रहा था, ये परिवर्तन हुआ। तो ये होलिस्टिक अप्रोच में, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच मीन्स होलिस्टिक अप्रोच, व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में किया गया है, खाली डिजीज ठीक हो जाने से वो स्वस्थ नहीं कहा जाएगा। मानसिक स्तर में, सामाजिक स्तर में वो स्वस्थ होना जरूरी है। फिजिकल स्वास्थ्य जो है वो माने आपका सब फिजिकली कोई डिजॉर्डर ना हो, वाइटल ऑपरेशन ठीक चले, लेकिन अगर एक व्यक्ति का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो घर में जाके प्रताड़ना हो रहा है, वो ठीक से सो नहीं पा रहे, तो ये कोई माने हेल्थ नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए अगर हम मलेरिया का ट्रीटमेंट क्लोरोक्विन में किए और कोई एंटी मलेरियल ड्रग दिए, इसके बाद उसका मेमोरी डाउन हो गया, उसका बाल झड़ गया, टाइफाइड में जैसे झड़ जाता है, तो उसको हेल्दी नहीं कहा जाएगा। हेल्थ का मतलब होता है रिगेन हिज प्रीवियस कंडीशन, जो कंडीशन में, जो हार्मोनी में वो था, उस हार्मोनी को लाना। क्योर एक प्रक्रिया होता है, हेल्थ एक कंडीशन होता है, डिजीज एक कंडीशन होता है। डिजीज कंडीशन से हेल्दी कंडीशन को लाना, जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं उसको क्योर कहा जाता है। अगर हमारा क्योर का प्रोसीजर में वो मेडिसिन लेके बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन उसका याददाश्त चला गया, तो क्या मतलब है उसका, ये कौन सा हेल्थ कहेंगे। तो इसलिए ये मानसिक हेल्थ नहीं हो पाया। तो हमारा जो ट्रीटमेंट का पद्धति, चाहे किसी का भी हम हेल्प ले, इसको योगा हो, जैसे सिजोफ्रेनिया हम बात करते हैं तो मेमोरी लॉस हो जाता है, तो उसका काउंसलिंग जरूरी है। तो पेशेंट को थोड़ा सा छोटे छोटे मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस तरह का करेंगे, उसका मेंटल स्टेबिलिटी रहेगा। इसके बाद हम आए नेक्स्ट, जो इंटीग्रेटेड एक्यूट केयर में क्या क्या स्टेप्स आता है। एक तो मैंने कहा एक्यूरेट डायग्नोसिस, जैसे पेशेंट आएगा तो होम्योपैथिक में हैनीमैन ने तीसरा अफोरिज्म में लिखे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन द डिजीज। तो ये सीखना जरूरी है कि नॉलेज ऑफ डिजीज उसको चाहिए। नॉलेज ऑफ डिजीज का मतलब होता है कि नॉलेज ऑफ डिजीज इन पर्टिकुलर, नॉट नॉलेज ऑफ डिजीज इन जनरल। नॉलेज ऑफ डिजीज इन पर्टिकुलर मीन्स वो व्यक्ति का रोग क्या है, व्यक्ति का, उसको हमको समझना चाहिए, जिसको इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति को फीवर है, उसको थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लॉन्ग इंटरवल, एमुलेशन बाय रेस्ट, उसको सोने से अच्छा लगता है, बहुत प्यास लगता है, हिलने का इच्छा नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम ब्राउनिया देंगे। वही फीवर के लिए अगर उसको थर्स्ट नहीं है, डॉल डिजी, ड्राउजी है, उठने का इच्छा नहीं होती है, पड़े रहता है, और ऐसे केस में हम उसको जेलसिमिमम देंगे। से वही फीवर है, अगर जोड़ों में दर्द है, और तो इसलिए फीवर 4 लोगों को हुआ, तो हमारा हिसाब से हम उसको इंडिविजुअल डिजीज नॉलेज इन पर्टिकुलर में हो गया, इंडिविजुअल ट्रीट करना होगा। जनरल नॉलेज डिजीज इन जनरल, जो नॉलेज हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, जो नॉलेज हम गायनेकोलॉजी, जो नॉलेज हम ऑब्स्टेट्रिक्स, उसमें हमको मिलता है। ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज ऑफ डिजीज इन जनरल। नॉलेज ऑफ डिजीज इन जनरल में हमको फायदा क्या होता है कि हम वो प्रोग्नोसिस के बारे में हमको जानकारी होगा, मैनेजमेंट के बारे में हमको जानकारी होगी। तो हमारा मेडिसिन के साथ साथ हम अगर प्रॉपर मैनेजमेंट करें, आगे फ्यूचर फोरकास्टिंग करें, पेशेंट को काउंसलिंग करके उसको बताए तेरा तो भले तेरा ये डिजीज का जो
एरिया है, एक्सटर्नल एरिया बढ़ रहा है, लेकिन तेरा खुजली कम हो गया, मानसिक स्थिति ठीक रहा, आप काम करने में सक्षम हो रहा है, इसको वन साइडेड डिजीज कहते हैं, लोकल डिजीज कहते हैं। ये धीरे से इंटरनल ये आउटवर्ड जो रिंग का साइज बढ़ गया, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है, इसको होम्योपैथी का अग्रावेशन कहते हैं, आप ठीक होने जा रहे हो। तो पेशेंट को भी काउंसिल करने से, पेशेंट को भी अपन थोड़ा सा आश्वस्त करने से उसका ये डिजीज जल्दी लाघव हो जाएगा। जैसे कोई ओबियस कॉज है, ओबियस कॉज मीन्स जो कॉज को बताने के लिए पेशेंट हेजिटेट करता है, पेशेंट थोड़ा माने पीछे हट जाता है, बताता नहीं, शर्माता है, तो ऐसे कॉज को ओबियस कहते हैं। ओबियस कॉज कहते हैं रिलेटेड टू सेक्स, अगर किसको गोनेरिया हुआ, किसको डिस्पेरिनिया हुआ, किसको सिफिलिस हुआ, वो कैसे कहेगा? तो ऐसे केस में, या कोई सुसाइड 3 बार अटेम्प्ट कर चुका है, किसको डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव है, तो ऐसे केस में वो व्यक्ति आपको खुल के नहीं कहता है, तो इसीलिए हमको स्किल अपनाना पड़ेगा। इसीलिए केस टेकिंग को आर्ट कहते हैं। हम ये स्किल अप्लाई करके वो व्यक्ति को कॉन्फिडेंस में लेके अगर उसको हम क्वेश्चन पूछेंगे, तब वो बताएगा कि सर मैं ये जो हुआ ना, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे को छोड़ के चला गया। तब क्या है, डिसअपॉइंटमेंट लव का मेडिसिन जो है हम उसको देंगे, इग्निशिया देंगे, या परीक्षा में फेल हो जाता है इग्निशिया देंगे, अगर लॉन्ग कंटिन्यू नाट्रोमूर देंगे। तो ये जानकारी तो हमको होना चाहिए। और डायग्नोसिस अगर हो जाए, मान लीजिए हमारा पास मेडिसिन है, फीवर है लेकिन मेनिंजाइटिस है, तो ऐसे केस में, या इंसेफेलाइटिस है, तो ऐसे केस में हम रिस्क ना लेते हुए हम फीवर को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दे के हम भेज दे। जैसे अननोन फीवर है, हम मदर टिंचर का भी, रेयर मेडिसिन का भी जानकारी हो, चिरायता मदर टिंचर दे के उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी है, जैसे जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, शॉक है, ट्रॉमा जो लाइफ थ्रेटनिंग है, सर्जिकल इमरजेंसी में जैसे अपेंडिसाइटिस है, तो ऐसे केस में जब इमीडिएट इंटरफेयर करना पड़ता है, रिफर करना पड़ता है, ये सब जानकारी हमको होना चाहिए। इसको इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं। हम हमेशा हमारा मेडिसिन में ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज क्या है, वाइटलिटी कैसे है। अगर जैसे कोई इलेक्ट्रिकल शॉक मारा, इलेक्ट्रिकल शॉक होने से तो तुरंत तो व्यक्ति का पोजीशन खराब हो जाता है, एक्यूट इमरजेंसी होता है, उसका हम जानते हैं फॉस्फोरस वगैरह हमारे पास मेडिसिन है। लेकिन ऐसे स्थिति में पहले उसका लाइफ सेव हो, इसलिए उसको भेजना जरूरी है, और ताकि वो लाइफ सेव हो, इसके बाद हम अपना आगे का काम कर सके। जहाँ सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, भले वेराट्रामाल्बम हमारे पास मेडिसिन है, अर्जिंग पर ये डायरिया, कॉलेरा, लाइक राइस वाटर, वोमिटिंग ऐसे है, और सेंसेशन है वर्टेक्स में आइस का, वेराट्रामाल्बम हम दे सकते हैं। लेकिन अगर डिहाइड्रेशन बहुत है, हम ओरल डिहाइड्रेशन तो करना है, नहीं तो जरूरत पड़े उसको ड्रिप लगाएंगे, सलाइन लगाना पड़ेगा। तो हमारा पास इस टाइप का हॉस्पिटल का व्यवस्था हो, ताकि हम इस टाइप का रिस्क ले सके। अगर हमारे पास व्यवस्था ना हो तो तुरंत भेज देने से वो पेशेंट का लाइफ सेव हो जाएगा। ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। इंडिविजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, सेम डिजीज है, सबको अलग अलग करने का हमारे पास वो नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज अगर होए तब हम जाके उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अस्थमा अमुलरेटेड बाय लाइन डाउन। अस्थमा ये सोराइनम का एक बहुत बढ़िया कैरेस्टेटिक सिम्टम है, तो सोराइनम वहां दे सकते हैं। लेकिन ये भी हमको जानकारी होना चाहिए, क्या ये किसी का पैथोग्नोमोनिक सिम्टम तो नहीं है, ये किसी का कॉमन सिम्टम तो नहीं है। अगर कॉमन सिम्टम है, हमको सोराइनम देना नहीं, भले जो भी हो। चिली पेशेंट है, लेकिन अस्थमा अमुलरेटेड बाय लाइन डाउन बढ़िया सिम्टम है। तो इसे सेम थिंग, अगर पेशेंट पासेस मोर वाटर देन इनटेक, ये मार्क्सल का कैरेस्टेटिक सिम्टम है, जितना पानी पीता है उससे ज्यादा यूरिन पास कर लेता है। तो हम बोले ये बढ़िया मेडिसिन है, मार्क्सल हम देंगे। लेकिन यहाँ हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमारा डायग्नोसिस नॉलेज भी होना चाहिए, डिजीज नॉलेज भी होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन का डेफिशिएंसी है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबवेल में हमारा वाटर ऑब्जर्वेशन हो नहीं पाएगा, इसीलिए ज़्यादा वाटर पास हो जाएगा, ये ज़्यादा वाटर तो पास करेगा ही, तो इसे कॉमन सिम्टम हो जाएगा। तो इसलिए अनकॉमन सिम्टम, कॉमन सिम्टम को डिफरेंशिएट करना, लाइफ को सेव करना, प्रोग्नोसिस के बारे में जानकारी होना, इसके लिए हमको डायग्नोसिस का नॉलेज का बहुत आवश्यकता है। साथ में कुछ ऐसे नुस्खा हो जो आयुर्वेदिक होता है, योगा होता है, जैसे आजकल हर कॉलेज में गवर्नमेंट ने हर एक होम्योपैथिक कॉलेज हो चाहे सब सब योगा का यूनिट खोला गया है, क्योंकि बहुत सारे मानसिक ट्रैंक्विलाइजर देने से नहीं होता है। उसमें अगर योगा मेडिटेशन ऐसे करेंगे तो माइंड स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो क्योंकि मैक्सिमम डिजीज जो होता है ये साइकोसोमेटिक होता है, इसलिए साइकिक अगर मानसिक संतुलन आ जाए तो इट विल रिफ्लेक्ट, ये जो है हमारा शारीरिक संतुलन लाने में मदद करेगा। तो काउंसलिंग सेंटर ये सभी जगह में खोला गया है। आपको ये एक फिजिशियन, एक अच्छा काउंसलर होना चाहिए। मैंने सपोर्टिव केयर का मैंने कहा कि पेन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, देन काउंसलिंग, एक्सरसाइज, ये सब करने से पैलिएटिव मैनेजमेंट, ये सब जो इनक्योरेबल डिजीज, ये सब सपोर्टिव केयर हमको आना चाहिए। अगर आए तो पेशेंट को कष्ट कम देंगे अगर क्यूरेटिव नहीं है, और अगर क्यूरेबल है तो हम ये सप्रेशन नहीं होगा। दूसरा मॉनिटरिंग, हमको मॉनिटरिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए कि हम अगर मॉनिटर करते रहे उसका वाइटल साइन सही है कि नहीं, उसका बाकी जो इन्वेस्टिगेशन जो किए थे, क्रिएटिनिन हो, एसजीपीटी हो, ये सब बराबर है कि नहीं, ट्राइग्लिसराइड का लेवल क्या है, ये सब बराबर अगर मैनेजमेंट करे तो हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच में जल्दी पेशेंट को लाघव दे सकते उसका बीमारी से। इसके बाद ये असेसमेंट जितना जल्दी हो सके, और हम जानते हैं कि असेसमेंट में हमारा स्टॉलवर्ट लोग हमको गाइडलाइन किए हैं। हमको असेसमेंट करने के लिए केंट्स ने 12 ऑब्जर्वेशन लिखवाया, स्टुअर्ट क्लो हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर बताया। इसके बाद हमारा एच.ए. रॉबर्ट ने रेमेडी रिएक्शन बताया, वो सब गाइडलाइन लेते। और हनीमैन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में साइंस ऑफ अग्रावेशन, साइंस ऑफ अम्बुलेशन बताया। ये सब आधार पे हम केस का असेसमेंट करें और आवश्यकता अनुसार हाइड्रेशन करें, रेस्पिरेटरी स्टेटस के हिसाब से जरूरत पड़े ऑक्सीजन दे, तो अगर ब्लड लेटिंग ज़्यादा हो गया ट्रांसफ्यूजन करे, फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है तो उसमें मसाज का हेल्प ले या वार्म बाथ का हेल्प ले। ये सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे के हम पेशेंट को उसका जो रोग है उसको उपशम दे सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच का फायदा है। और इसमें ये हमको समझना चाहिए, कुछ सिम्टम साइन होता है, कुछ इंडिकेशन होता है, कुछ वार्निंग होता है, जिसको कहते हैं रेड फ्लैग साइंस। तो ये रेड फ्लैग साइन जहाँ है हम अपना लिमिटेशन समझ जाए, क्योंकि यहाँ हमको पेशेंट को बचाने के लिए अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है आप ऑक्सीजन थेरेपी ले सकते हैं। आप अगर शॉक है तो इमीडिएट रिफर करके शॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है, ब्लड लेटिंग ज़्यादा हो गया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आवश्यकता है, नहीं करेंगे तो पेशेंट मर जाएगा। होम्योपैथी कुछ नहीं कर सकता उस समय। तो हमारा लिमिटेशन समझे, उसका साइड इफेक्ट आफ्टर ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट आप होम्योपैथिक में जा सकते हैं, लेकिन जब परिस्थिति खराब है ऐसे रिस्क लेना ही नहीं चाहिए। सीवियर डिहाइड्रेशन केस में हम रिहाइड्रेट करें, जैसे खाली हमारा ये सीवियर डायरिया हो गया, कार्बोवेज सेव कर देगा लाइफ, ऐसे सही है, लेकिन साथ में अगर बहुत सारे अपना वाटर पोर्शन चला गया है, हमको तो रिहाइड्रेट करना पड़ेगा। कन्वल्सन बहुत जोरदार है, तो जो कन्वल्सन जोरदार है तो उस समय हमारे पास बहुत सारे मेडिसिन है, किप्रोमेटेलिको में बुफोरान है, लेकिन क्या है ये कन्वल्सन का इंटेंसिटी देखते हुए रेड साइन में आता है। हम पहले एंटी कन्वल्सिव ड्रग दे के वो परिस्थिति को पेशेंट को बचाए, इसके बाद वो हमको परिस्थिति के अनुसार ट्रीटमेंट होगा। ऐसे नहीं कि हमारा मेडिसिन है करके हम बिना सोचे समझे रेड फ्लैग साइन को अनदेखा करें, पेशेंट का डेथ हो जाए, क्या फायदा है। तो इसीलिए हमको सभी लोगों का योगा, फिजियोथेरेपी में सिंपल
कोई फ्रैक्चर के बाद जब ये ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी तो जरूरी है। ये आपका शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर, होम्योपैथिक मेडिसिन खाली देने से नहीं होगा, आपको देना पड़ेगा। ये फ्रोजन शोल्डर का फिजियोथेरेपी करेंगे तब जाके इसका फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये सारे अप्रोच एक साथ करके जब हम आगे बढ़ेंगे तब जाके हमको फायदा होगा। और हमको एक्यूट टोटलिटी फॉर्म करना आना चाहिए। एक्यूट टोटलिटी फॉर्म करने के लिए आपको कैरेस्टेटिक सिम्टम जो 153 अपरजम में एलिमेंट्स फ्रॉम ये जैसे उसका कॉज, ये अगर जानकारी, अगर फैटी फूड खाया पल्साटिला मेडिसिन है, ये ऑयली फूड पल्साटिला मेडिसिन है, अब ये स्पाइसी फूड नॉक्सविम का मेडिसिन है। तो ये सब हमारा मेट्रोमेडी का नॉलेज जितना तगड़ा होगा तो उसमें रिपोर्टरी का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट टर्न मेडिसिन है, प्रेडिक्ट द डेट एंड टाइम एकोनाइट मेडिसिन है, राइट। ये अगर कॉकिक्स में पेन हो रहा है तो ये हाइपेरिकम मेडिसिन है। पाइल से अगर दिखला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोलिन्सोनिया मेडिसिन है। तो मेट्रोमेडी का नॉलेज हमको अच्छा आना चाहिए, तब जाके ये हम उसका इंटीग्रेटेड अप्रोच में ट्रीटमेंट कर सकेंगे। ये पेशेंट को असेसमेंट करे, सीवियरिटी का आकलन करे, माइल्ड है तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे, अगर मॉडरेट है तो होम्योपैथिक और साथ में जो कोल्ड स्पंजिंग वगैरह थोड़ा सपोर्टिव ट्रीटमेंट ले, अगर सीवियर है तो उसको रिफर कर दे। तो और सपोर्टिव ट्रीटमेंट में रेस्ट दे, हाइड्रेशन दे, न्यूट्रिशन जहाँ आवश्यकता है, डेफिशिएंसी वो सप्लीमेंट दे, फीवर मैनेजमेंट करने के लिए जो आवश्यकता है। लास्ट 4 मिनट रहते हैं तो आप थोड़ा जल्दी वाइंड अप करिएगा। हाँ हाँ जी, माइंड कर रहा हूँ। तो ये जो मेरा ये हमारा सिस्टम को रिक्वेस्ट है कि हम हर हॉस्पिटल में ये सभी प्रकार का साधन अगर हो तो एक दूसरे का साथ होके और उसका बेटर आउटकम हम कर सकेंगे, और बेटर आउटकम करेंगे तब जाके पेशेंट को फायदा मिलेगा। अभी बाकी जो पुराना मेंटालिटी से बाहर आके जहाँ जिसका आवश्यकता है, हमारा लिमिटेशन को समझते हुए, उनका हेल्प लेते हुए अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे तो ये पेशेंट को फायदा होगा, जो कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन का एक उद्देश्य होता है, एक ध्येय होता है। तो इसके साथ मैं आज का मेरा जितना ये जो विचार ये करना था किया। अभी अगर कोई डिस्कशन करना है तो मैं अनुरोध करूंगा आयोजक कि इसका थोड़ा डिस्कशन हो, तो हम क्या कर सकते हैं फ्यूचर में, रिसर्च करें, एविडेंस बेस कलेक्शन करके उसको एक्सप्लोर करें और उसका ऐसे बुक बनाए जिसमें कि कौन सा डिजीज में क्या क्या अप्रोच कर सकेंगे, हमारा होम्योपैथिक फैटर्निटी में उसका इंक्लूड करें, ताकि हमारा फैटर्निटी डेवलप करे और हम एक्यूट डिजीज को अच्छा से मैनेज करें और ट्रीटमेंट कर सकें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, एनी क्वेरी यू वांट टू आस्क, अभी 3 मिनट है हमारे पास। सर आप पीपीटी हटा दीजिए। धन्य सर, अगर कोई आपका एक्सपीरियंस में एक्यूट मैनेजमेंट ऐसे कोई रेड स्टंट सिम्टम मिले और तुरंत हम इसका मैनेज कर सकते हैं या किए होंगे, तो उसका अपन एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं। सर हम अब भी ज्वाइन कर था। इस समय को देखते हुए और बाकी मैंने उम्मीद करना पड़ा, तो लेकिन अगर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच करके ट्रीटमेंट करेंगे, दूसरा सिस्टम का मदद लेंगे और जेंटिल, रैपिड और परमानेंट क्योर करेंगे, तब हमारा सिस्टम आगे बढ़ेगा। और हर एक हॉस्पिटल में सभी इंटीग्रेटेड अप्रोच करने के लिए क्लिनिकल मेडिसिन का फ़ायदा, फिजियोथेरेपी, योगा, नेचुरोपैथी सब अगर रहे तो जहाँ जिसका आवश्यकता है उसका हेल्प लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। Dr. Papara want to speak to you, sir. Yes, Dr. Abhishek, you can conclude. Okay. Thank you so much, sir, for this wonderful session. Now it's time for the next session. Now, Dr. Dhanesh will take the next session.